कैसे है दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके, जो रहेगा हमारा गुड से 2021 का हमारा जो फिजिक्स सॉल्यूशन जो रहेगा वो हम करने वाले हैं। ये जो है हमारा वीडियो डिटेल सॉल्यूशन में रहने वाला है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। सिमिलरली इसके जैसा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो गुजराती मीडियम का है तो सिमिलर वीडियो जो है वो गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये जो वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसके लिंक वगैरह जो है वीडियो वगैरह जो आपको देखने को हमें चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं भाई कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कोई वर्ड जो है हमें यहाँ पे सुनने को मिले तो वो सब कुछ भूल जाना कि भाई आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो आउट ऑफ सिलेबस है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है कितनी दी गई है हमें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 3 × 10⁻⁵। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ। तो जियोग्राफी वर्ड को भूल के हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे साउथ वर्ड के ऊपर, साउथ वर्ड टू द जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले फिगर में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ, साथ में यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट सभी डायरेक्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा साउथ। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बोला है भाई, साउथ टू नॉर्थ। तो मैं यहाँ पे एरो से ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है 2 एम्पियर। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में आगे देखना है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो फाइंड आउट करना है किसके लिए, ऑन इट, मतलब जो कंडक्टर हम यूज करने वाले उसके लिए। व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको पहले देख लेते हैं। भाई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ समझ सकते हैं कि भाई एक कोई कंडक्टर है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मेरे लिए कंडक्टर हो गया, ठीक है। ये जो कंडक्टर है उसमें जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे करंट पास हो रहा है आई, ठीक है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ये जो कंडक्टर आपने रखा हुआ है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या, फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल। अब स्केलर फॉर्म में आ जाएंगे तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बी एल साइन थीटा, ठीक है। आगे इसमें वैल्यूज जो है वो हम अगर पुट करते जाएंगे तो हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे एफ डिवाइडेड बाई ये जो एल है वो नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ बाई एल, जिसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं। क्यों, क्वेश्चन में मेंशन करा है फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बी आई और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो ये साइन थीटा है वो क्या है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है यहाँ पे, तो भाई दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। आप देख सकते हो कि भाई इस डायरेक्शन में हमें करंट लेना है और इस डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड बी लेना है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का जो आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल है कितना, तो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। और उसके साथ मुझे यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो दी गई है 2 एम्पियर। तो 2 इंटू ये साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁵। तो चलो ये आ गया एफ इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁵। यूनिट क्या हो जाएगा, तो भाई एफ इज इक्वल टू क्या लिखा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट हो जाएगा इसका फोर्स मतलब न्यूटन और डिवाइड में आ जाएगा मीटर। तो चलो ये ऑप्शन कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, हाँ दिखने को मिल रहा है। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन आएगा बी, ये रहा सेकंड ऑप्शन। आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे कि भाई हमारे पास एक सोलेनोइड अवेलेबल है, इसकी लेंथ है वो दी गई है। तो भाई एल जो है वो मेरे पास अवेलेबल है कितना है, तो एल इज इक्वल टू क्वेश्चन में मेंशन है 0.5 मीटर। रेडियस का जो आंसर दिया गया वो कितना है, तो भाई 1 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो दिए गए कितने, 1000 टर्न्स है।
अब इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, जो करंट की वैल्यू जो है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो कितनी अवेलेबल है, 10 एम्पियर अवेलेबल है। चलो क्वेश्चन में सिंपली हमें सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होने वाला है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो है वो हमारी रहेगी क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो हम सोलेनोइड के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल एन यूज करा, क्यों, क्योंकि अब ये जो है वो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देगा एन डिवाइडेड बाई एल, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया गया 1000, तो मैं अब सीधा यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वही मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो एल है वो 0.5 मीटर दिया गया है, तो उसका मैं यहाँ पे यूज करके अभी आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे देखते जाइए। म्यू नॉट की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है कितनी, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए 1000, तो चलो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 1000 डिवाइडेड बाय एल कितना है क्वेश्चन में मेंशन करा था 0.5 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.5। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा करंट, तो करंट का वैल्यू मुझे कितना दिया गया है 10 दिया गया है। अब सोचिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए ये जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दी गई थी, जो कि आपको पता होगा कि कहीं पे रेडियस जो है वो यूज होने वाली नहीं है, तो हमारा फोकस जो भी वैल्यू दी गई है और जो फॉर्मूला में यूज होने वाली है सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप कैलकुलेशन इसकी कर लोगे तो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, अगर ये कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो 2.51 इंटू 2.51 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, हाँ ऑप्शन ए जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डी एट द प्लेस। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल बोल रहे हैं कि कोई एक प्लेस के ऊपर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना बनने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मेरे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे सेम लेना है, मतलब बी एच की जो वैल्यू है और यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो मुझे क्या करनी है, इक्वल लेनी है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा tan phi इज इक्वल टू बीवी ओवर बी एच। अब ये दोनों इक्वल बोले क्वेश्चन में, इट मीन बीवी का जो वैल्यू है उतना ही किसका वैल्यू है, बी एच का, तो ये दोनों पार्टों के हमें क्या आंसर दे देंगे, 1 आंसर दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए फाई इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, tan इनवर्स, और आ जाएगा यहाँ पे 1, कौन सी वैल्यू है थीटा की या फाई की जो हमें यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करके देगा, तो आपको याद होगा tan 45 की जो वैल्यू है वो हमें 1 देगा, तो इट मीन फाई की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई 45 डिग्री। चलो तो ऑप्शन कितना कौन सा अवेलेबल है हमारा, बी, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, चलो तो अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड्स, तो क्वेश्चन में बोला इक्वेटोरियल फील्ड्स। ठीक है, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, बार मैग्नेट होना चाहिए। तो चलो ये मैंने यहाँ पे ले लिया बार मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया नॉर्थ पोल, यहाँ पे दिखा दिया साउथ पोल। अब यहाँ से ये जो लेंथ जो है वो मुझे यहाँ पे बोला गया कितनी लेंथ लेनी है, तो लेंथ बोला गया है 5 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है वहां से मुझे कोई एक डिस्टेंस के ऊपर कितना डिस्टेंस लेना है, तो वो डिस्टेंस बोला हुआ है 75 सेंटीमीटर, ये रहा क्वेश्चन में मेंशन। ठीक है, अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल का और सामने यहाँ से साउथ पोल का दोनों पॉइंट्स का यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड टी पॉइंट के ऊपर है ना, वो जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब उसके लिए जो जो वैल्यूज दी गई थी वो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिख लेते कि एक तो मुझे यहाँ पे लेंथ दिया गया था एल इज इक्वल टू हम 5 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, दूसरा आर का जो आंसर है वो दिया गया था कितना 75 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा एम, उसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 0.75 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन सा होगा, तो एक्सियल के लिए और इक्वेटर के लिए दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज होता था, दोनों में क्या डिफरेंस था,
ये मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ बी एक्सजीएल का। क्यों? क्योंकि सेम यही क्वेश्चन को चेंज करके हमें बोल सकते हैं कि भाई एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करो, तो आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2m ओवर आर क्यूब। ये एक्चुअल में फॉर्मूला आर क्यूब नहीं था। अगर कोई स्टूडेंट को याद होगा कि भाई यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा दी जाए किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एल को हम वहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, एक्सियल के लिए। अब सिमिलरली यही सेम फॉर्मूला जो है वो भी इक्वेटोरियल के लिए यूज होगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, वहां पे 2 नहीं आएगा। मतलब सिंपल फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आ जाएगा एम ओवर आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10 पावर -7, और एम का जो आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में 0.75, और डिवाइड में मुझे क्या करना है, बहुत आर जो आर क्यूब है उसकी वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे पुट करनी है। आर की वैल्यू जो है वो मुझे दी गई, कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर। चलो तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 इंटू 10 पावर -2 मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा उसका क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रॉपरली सोल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन वहां पे एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे आंसर आएगा 1.78 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। ये जो है मैंने बी इक्वेटोरियल का जो आंसर निकाला है। अब यही आंसर यहाँ पे अगर ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बी एक्सीएल का जो फॉर्मूला है ना, बी एक्सीएल का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला जो बन जाएगा। इट मीन्स अगर बी एक्सीएल बोला होता आपको तो क्या करते, 2 इंटू 1.78 इंटू 10 पावर -7 पुट कर दे तो आपको आंसर मिल जाता किसका, बी ए का। ठीक है, ये सेम एग्जांपल जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल वगैरह आप चेक करेंगे तो उसमें ये देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पे एक सोलेनॉइड अवेलेबल है, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड में इनसाइड पार्ट में, मतलब यहाँ पे जो है बी की वैल्यू है मुझे दी गई है। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि भाई इसके लिए हम जो फॉर्मूला क्या यूज करते थे, तो भाई ईबी मैग्नेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो ईबीवी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, फॉर्मूला था चैप्टर 8 ईएम मैम ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो उसके ऊपर से ये क्वेश्चन हमें बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल है, बी स्क्वायर की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू 0.6, तो ये आ जाएगा 0.6, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -7। चलिए इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा 1.43 इंटू 10 पावर 5 जूल पर मीटर क्यूब। जूल मतलब एनर्जी और पर मीटर क्यूब मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका हमने यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, तो ये मेरा आंसर आ गया एनर्जी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी के साथ जो है वो मैच हो रहा है आंसर ऑप्शन सी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, तो चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहे भाई, तो सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीजेस, बाद में हमें स्पेस दी गई और नीचे लिखा हुआ है हियर विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स n लेना है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि L इंक्रीज A डिक्रीज वगैरह बोला हुआ, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, और L डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा क्या होगा वो हमें सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर से अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो है इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय आंसर आ जाएगा L। तो देख सकते हो म्यू नॉट n स्क्वायर को हम पूरा कांस्टेंट मान ले, तो इसको हम अगर हटा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाय स्मॉल l। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई इंडक्टेंस की जो वैल्यू है अगर इंक्रीज कब होगी वो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया लास्ट में। ठीक है, इंक्रीज कब होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं सामने, एल की वैल्यू अगर मैं कम करूं तो ये जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। इट मींस सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर से अगर देखें तो लेंथ कम होनी चाहिए, मतलब लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए और एरिया इंक्रीज होना चाहिए। ये जो है वो आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, तो चलिए ऑप्शन बी को आप देखिए तो एल डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलो इजी क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि भाई उसमें क्या बोला, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। इट मींस अगर मेरे पास यहाँ पे दो कॉइल दी गई है, ये मेरी फर्स्ट कॉइल हो गई, उसके साथ जस्ट साइड में दूसरी कॉइल अवेलेबल है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे दी गई है, कितनी दी गई, 1.5 हेनरी। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, मतलब एक दोनों में से कोई एक कॉइल में अगर मैं बोल दूं कि भाई चलो फर्स्ट कॉइल में यहाँ पे कुछ करंट पास हो रहा है, आई है ना, वो कितना हो रहा है, तो 0 से बढ़ के वो 20 एम्पियर हो रहा है, और उसके लिए मुझे टाइम बोला गया, क्वेश्चन में कितना बोला गया, 0.5 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। इट मींस अब क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज होने वाला है उसकी जो वैल्यू है मुझे वहां पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने वाला जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला अवेलेबल था, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी फाई बाई डी टी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका दूसरा फॉर्मूला जो था ईएमएफ का वो क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिलेटेड था, तो भाई एम डी आई बाई डी टी। भाई आप सोचेंगे कि भाई ये दोनों फॉर्मूला क्यों लिए, कोई एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं ना जिससे हम ये सोल्व कर पाए, नहीं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि फ्लक्स लिंकेज भी चाहिए, जो चेंज हो रहा है वो चाहिए, जो करंट की वैल्यू वो दी गई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दी गई है, तो हम यही फॉर्मूला को यूज करके कंपेरिजन करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि दोनों ईएमएफ के ही है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है कॉइल में उसके ही फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा एम डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, मेरा आंसर आ जाएगा क्या, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर मेरा होने वाला है इसमें ये जो डी टी जो ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो मतलब टाइम जो है वो मेरा कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंपली डी फाई इज इक्वल टू एम इंटू डी ए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो 1.5 अवेलेबल है जो क्वेश्चन में मेंशन था, और मल्टीप्लाई बाय डी आई। डी आई मतलब चेंज इन करंट लेना है, वो कितना हो रहा है, तो 20 माइनस 0 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20। इसको चलो सोल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी फाइव इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन करते ही 30 वेबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन डी के साथ जो है वो मैच करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 50 माइक्रोफेराडे का एक कैपेसिटर मुझे यूज करना है, जिसको हम क्या करने वाले हैं कि एक कोई सोर्स है, ये मेरे पास कैपेसिटर हो गया जिसको मुझे कोई एक सोर्स के साथ लगाना है। ये जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो है ना, वो मुझे दी गई थी, कितनी दी गई थी, तो 50 माइक्रोफेराडे दी गया था। ठीक है, और एक बैटरी जो है वो मुझे लेनी है, 110 वोल्ट लेना है, और 60 हर्ट्ज जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब ये बैटरी को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, एसी सोर्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आई मतलब ये एसी सोर्स हो गया। आगे क्या बोल रहे, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट का आईआरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एसी सोर्स अवेलेबल है, मतलब बैटरी एक टाइप की अवेलेबल है, और दूसरा क्या अवेलेबल है, कैपेसिटर अवेलेबल है। ठीक है, अब करंट फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई कौन सा फॉर्मूला, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। जेड अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो एक्स अवेलेबल है, आर और एक्सएल की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें से अगर मुझे आई आर एम एस फाइंड आउट करना है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी, है ना। तो ये जो एक्सी है, एक्सी की वैल्यू है वो हमने क्या कंसीडर करी थी, 1 अपॉन ओमेगा सी। इट मींस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे थे, 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा वी आर एम एस इंटू मुझे लिखना पड़ेगा 2 पाई एफ सी। अगर ये ठीक से सब कैलकुलेशन वगैरह हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, इसमें वैल्यूज है एक बार पुट कर लो, 110 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है मुझे कितनी लेनी है, 60 लेनी है, और सी की जो वैल्यू वो कितनी लेनी है, तो 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 लेनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो अप्रोक्स 2.1 एम्पियर जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, किसका, आईआरएमएस वैल्यू का। ये जो है हमारा डी ऑप्शन के साथ जो आंसर है वो मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, एक कोई एक एलसी या सीरीज सर्किट हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। ठीक है, तो जिसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए,
कैपेसिटर होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला कि भाई इसके साथ कोई भी एक सोर्स जब हम लगा देंगे, कोई भी एक सोर्स हम लगा देंगे, ऑब्वियसली एसी सोर्स ही आएगा, है ना। तो ये जो सोर्स है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है कब, कि जब रेजोनेंस की कंडीशन आए। तो रेजोनेंस की कंडीशन आए तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक्सएल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सी होना चाहिए। एक्सएल का जो वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा एल है, और यहाँ पे एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी। इसमें से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 1/एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आंसर आया, 1/√एल सी। ठीक है, तो ये तो मेरा ओमेगा का आंसर है ना। तो ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, क्या हम पुट करते हैं, 2πf पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसमें सब्जेक्ट इसको बना दो, एफ को बना दो। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ओमेगा की वैल्यू क्या थी भाई, 1/√LC। तो आंसर आ जाएगा 1/2π इंटू 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2π को एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, तो हम अंडर रूट में हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे एल और सी की। चलो भाई, एल की वैल्यू क्या दी गई थी, 25 मिली हेनरी दी गई थी, ठीक है। तो चलो उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, 25। चलो तो हम लिखते हैं 25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में अब कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की क्या वैल्यू है, 62.5। तो यहाँ पे लिख दो 62.5, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कितना, 10⁻⁻6, ठीक है। ये फॉर्मूला में कहीं पे आर नहीं आया, इट मींस क्वेश्चन में ये आर इज इक्वल टू 3 ओम जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया, इसका कहीं पे यूज होने वाला नहीं है। चलो तो इसके ऊपर से अगर देखें तो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो आंसर है वो मुझे मिलेगा अप्रोक्स 127.3 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो अप्रोक्स मैच हो रहा है किसके साथ, सी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अच्छा चलो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर अ सीरीज एलसीआई सर्किट विथ एल जो है उसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है 2 हेनरी, कैपेसिटर का वैल्यू 18 माइक्रोफैराड है, एन आर इज इक्वल टू 10 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पहली बात तो ये कि मुझे सर्किट जो है वो मुझे दी गई है कि जिसमें मेरे पास यहाँ पे एल अवेलेबल हो, कैपेसिटर सी अवेलेबल हो, एक रेजिस्टेंस अवेलेबल हो जिसको हमें कोई एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सोर्स के साथ मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिया गया था उसके जैसा ही है। अब मुझे यहाँ पे जो है क्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमें याद होना चाहिए क्यू फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो 1/r √L/C। तो इसमें सभी वैल्यू जो है मेरे पास अवेलेबल है, कैसे, 1/r की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 10 ओम अवेलेबल है, एल की जो वैल्यू है वो अवेलेबल है 2 हेनरी, 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटर कितना है, तो भाई 18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको अगर हम प्रॉपरली सोल्व कर लेंगे 2 9 और ये 9 अंडर रूट में आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6, मतलब ये हो जाएगा 10⁻3 और डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। इसको अगर आप प्रॉपरली सोल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर है, क्यू का जो आंसर है वो मुझे मिलेगा 33.33, है ना। तो ये जो है मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, उसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। अच्छा तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड। सिंपली जो हम रेडियो सुनते हैं, कार वगैरह में आता है, पहले पुराने जमाने में जो रेडियो वगैरह आते थे उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होती थी उसकी जो रेंज है वो हमें बताया नहीं है। तो ईएम वेव्स में, है ना, रेडियो वेव्स में जो ये पूरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। सिंपली अगर आप दिमाग लगाओगे तो भी आपको याद होगा कि हमारी जो चैनल्स है उसकी रेंज रहती थी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, बहुत पॉपुलर चैनल्स वगैरह रहते हैं रेडियोज में, है ना। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इसके बीच में होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। बोल सकते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। हाँ तो चलो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 25 मेगाहर्ट्ज है, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है ना, सबसे पहले उसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे लिए हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरे लिए वाई एक्सिस, ठीक है।
अब क्या करना है कि प्रोपोगेशन जो है ना, कोई भी एक वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो बोला गया कि भाई एक्स डायरेक्शन है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम व्हेन बी इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उसका जो वेव आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो 2.1 इंटू 10⁻⁸ वैल्यू के ऊपर फोकस ना करें और फोकस करेंगे कि ये जो डायरेक्शन होने वाली है वो हमारे लिए क्या है, के मीन्स आई जे के ऊपर देखा जाए तो जेड एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट है, ईएम वेव्स का पार्ट, उसमें से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, उसमें से मैग्नेटिक का ही सिर्फ आंसर मुझे बताया गया, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या बोला, देन फाइंड ई एट दिस पॉइंट, मतलब जो भी हमें यहाँ पे स्पेस में टाइम दिया गया है उस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ई का जो आंसर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर होगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। तो सिंपली मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू सी इंटू बी। ओरिजिनल जो फॉर्मूला था हमारा ये था कि भाई स्पीड ऑफ लाइट है सी जो है उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे मिलेगा ई बाई बी की वैल्यू से। ठीक है, इसमें से अल्टीमेटली मुझे फाइंड आउट करना था ई का वैल्यू। ठीक है, तो सी की जो वैल्यू है वो तो आप सभी को याद होगा 3 इंटू 10⁻8 है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बी का आंसर वो क्वेश्चन में बोला गया कितना, 2.1 इंटू 10⁻⁸ और ये प्लस 8 कट हो जाएगा, और 2.1 इंटू 3 तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.3। ठीक है, तो 6.3 आ जाएगा। और अब हमें यहाँ पे चाहिए, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो अवेलेबल है उसमें से ऑप्शन ए जो है वो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे मैच हो रहा है, और ए ऑप्शन अगर देखा जाए उसमें भी यहाँ पे 6.3 के बाद यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे मूव होने वाला है। सिंपली हम यहाँ पे कंसेप्ट जो है, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो मेरा सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट क्या था भाई, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा कंसेप्ट क्या लग रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर कुछ आएगा, वो किसके इक्वल में आएगा, यहाँ पे ई क्रॉस बी के इक्वल में यहाँ पे आएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, आएगी, है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ई जे में आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जो बी की जो डायरेक्शन वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आ गया आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ये कोई ग्लास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुझे म्यू कंसीडर करना है, एयर में वो फूट किया गया। ठीक है, फॉर दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज सेम एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इट मींस क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया था कि कोई भी एक प्रिज्म जो है वो मैं यहाँ पे कंसीडर करूं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दिया गया। दूसरी बात की अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और यहाँ पे कोई भी रे अगर आ रहा होगा ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों रेस के बीच में अगर ये पीछे में यहाँ पे ले जाऊं तो यहाँ पे जो मुझे एंगल मिलने वाला है वो मेरा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसमें भी बोला गया मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम, है ना, तो उसकी जो वैल्यू हो किसके इक्वल में होगी, तो क्वेश्चन में बोला गया डेल्टा एम की वैल्यू हो ए के इक्वल में होगी। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ए का जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब पहली बात तो ये कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड बात आए तो मेरे पास यहाँ पे प्रिज्म का एक फॉर्मूला था, सबको याद होगा, मिनिमम डेविएशन वगैरह के लिए हम यूज करते थे साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये डेल्टा एम की वैल्यू है, उसकी वैल्यू में अगर ए से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि डेल्टा एम हो दोनों सेम है, ए और डेल्टा एम। ठीक है, तो आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आएगा साइन ए बाई 2। ठीक है, इसको आगे देखते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 और यहाँ पे मैं ऐसे लिखू इसको साइन 2 ए बाई 2 और नीचे आ जाएगा साइन ए बाई 2। अगर आप ठीक से इसको देखने जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो है वो मुझे कोई एक आइडेंटिटी जो है उसके बारे में मुझे यहाँ पे बताएगा, साइन 2 ए बाई 2 जो है वो मुझे कौन सी आइडेंटिटी दे देगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
साइन 2a/2 इज इक्वल टू साइन a/2 cos a/2 2 इंटू साइन a/2 cos a/2। मैथमेटिक्स प्योरली यूज करे, फिजिक्स इसमें है ही नहीं, ठीक है। और डिवाइड में ये पूरा क्या था, साइन a/2, तो उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन a/2। तो ये पूरा साइन a/2 और ये साइन a/2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर मुझे मिल रहा है वो किसके इक्वल में मिल रहा है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू 2 cos a/2 के इक्वल में। अब क्वेश्चन है कि a जो है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये 2 को यहाँ पे नीचे जाने देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा μ/2 इज इक्वल टू cos a/2, ठीक है। अब a/2 मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे μ/2, और सिंपली a का आंसर जो है मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू मुझे आंसर मिलेगा 2 cos इनवर्स μ/2। देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन सी जो है हमारा अवेलेबल, उसके साथ यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा आंसर जो भी आया है वो यहाँ पे मैच होने वाला है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन सी। हाँ, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या बोल रहे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो एक कन्वेक्स लेंस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से मुझे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 का जो आंसर है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा दिया गया R2 का जो वैल्यू है, R2 का वैल्यू दिया गया -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में भले ही वहां पे 15 सेंटीमीटर लिखा हो, लेकिन हम विथ साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव में रहेंगे, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन पूरा करा। और यहाँ से ये जो पोल हम कंसीडर करते हैं, पोल की राइट साइड में जो भी डिस्टेंस वगैरह है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे जो इसकी फोकल लेंथ मिलेगी वो मिलेगी मुझे 12 सेंटीमीटर। और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला कि ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला में था μ-1 और ब्रैकेट में आ रहा था 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, क्या करना है भाई, यहाँ पे जो भी वैल्यूज वगैरह आपको दी गई है वो वैल्यूज वगैरह मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू में क्या पुट करेंगे, 1/f, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, इज इक्वल टू म्यू का जो आंसर है वो मुझे फाइंड आउट करना है, μ-1 इन ब्रैकेट आ जाएगा 1/r1, r1 की वैल्यू क्या थी भाई, तो 10 आ जाएगा, माइनस आएगा साइन, ब्रैकेट में आएगा 1/r2 की वैल्यू मतलब 1/-15 है ना। अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे तो हो सकता है ये स्टेप आपका गलत हो जाए और कोई और आंसर यहाँ पे चारों में से दूसरा आंसर जो होगा वो भी शायद हो सकता है आपके आंसर के साथ मैच हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू μ-1 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा आंसर 1/10 प्लस 1/15। चलिए ठीक है, यहाँ तक जो आंसर है वो मेरा आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे μ-1 है उसको सब्जेक्ट बना लो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे μ-1 है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और दूसरी साइड है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये जो पूरा का पूरा टर्म है उसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको एज इट इज रखा। अब ये पूरा का पूरा टर्म है वो नीचे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/12 और ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/1/10 प्लस 1/15 है ना। तो ये एलसीएम वगैरह इसको लेके हम अगर सोल्व करने जाएंगे है ना, तो लास्ट में जो आंसर है वो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए ये थोड़े से जो कैलकुलेशन है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो एक बार देखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, क्या बोला, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंस आर इन कॉन्टेक्ट हैविंग फोकल लेंथ बोथ ऑफ देम 30 सेंटीमीटर। इट मींस जो फोकल लेंथ f1 है वही मेरे लिए फोकल लेंथ f2 बोल रहा है, कितनी बोल रहा है 30 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है उसका फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 1/30 प्लस 1/30 तो ये आ जाएगा 2/30, मतलब फोकल लेंथ का जो आंसर है वो हमें मिलने वाला है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा तो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो ये मेरा जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन इसके साथ डेटा के साथ मैच हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है कि एक टैंक मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। टैंक की बॉटम में कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया है ना। अब यहाँ पे मुझे इस हाइट के ऊपर, कौन सी हाइट बोली गई है क्वेश्चन में, तो 16 सेंटीमीटर के ऊपर, 16 सेंटीमीटर तक मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी 16 सेंटीमीटर तक मुझे वाटर की जो हाइट है वो दी गई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एपेरेंट डेप्थ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा है ना, उसका जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, सपोज यहाँ कहीं पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते कि माइक्रोस्कोप से मैं यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हाइट हमें मिलेगी, जो ऑब्जर्व करेंगे, एपेरेंट हाइट जो मुझे मिलेगी, एच आई जिसको हम बोलते हैं, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कौन सा, म्यू इज इक्वल टू, मेरे लिए हो जाएगा रियल डेप्थ ओवर एपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसमें म्यू का जो आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल है 4/3, रियल डेप्थ का जो आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल है 16, और एपेरेंट हाइट है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ अभी के लिए एच आई। तो चलो एच आई को फाइंड आउट करना है, तो एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जाएगा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन के साथ यहाँ पे मैच हो रहा होगा डेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन एपर्चर ऑफ 5 mm एंड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब नया जो सिलेबस आपको एनसीईआरटी का मिला हुआ है ना, उसमें से ये जो पार्ट है वो पूरा चला गया है। फिर भी बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे याद रखना है, इसका फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लेमड़ा, जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो एपर्चर दिया हुआ है ना, उसका आंसर मुझे पुट करना है, और डिवाइड में आ जाएगा लेमड़ा, मतलब वेवलेंथ जो है वो मुझे दी गई है। अगर ये वैल्यूज वगैरह आप पुट करोगे, इसको 16 के करोगे, तो आपको आंसर इसका मिला होगा 15 मीटर। यहाँ पे आंसर मिलेगा 15 मीटर, जो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इट मींस मुझे क्या करना है, यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो स्लिट दी गई है। अब ये दोनों स्लिट है, उसका जो सेपरेशन है वो मुझे कितना बोला गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है ना, जिसको आप स्मॉल डी बोलते हैं, है ना, उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में बोला गया है 1 mm, है ना। बाद में क्या बोला, ये जो स्लीट है वहां से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो भी मुझे क्वेश्चन में बोला गया, कितना बोला गया, 100 सेंटीमीटर। खास करके आप ध्यान देना कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो mm में दिया गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंटीमीटर में दिया गया। तो सब कुछ मुझे SI में लिखना पड़ेगा, इट मीन 1 mm को, और ये 100 सेंटीमीटर को मुझे वहां पे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको मीटर वगैरह में, सेंटीमीटर वगैरह में, मिलीमीटर वगैरह में कुछ भी कन्वर्ट करूंगा। डिपेंड करेगा कि आंसर मुझे किस में फाइंड आउट करना है। तो चार ऑप्शन को अगर देखा जाए तो सबके जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे दी गए mm में, है ना। तो सब कुछ वैल्यूज वगैरह जो है मैं mm में मेंशन करके रखूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन वगैरह वहां पे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए जो बोला गया उसके ऊपर फोकस करो। तो क्वेश्चन में बोला गया देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो उसके बारे में मुझे यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे अगर मान लो कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ रही है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ रही है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप सभी को याद होगा। हम वहां पे फॉर्मूला क्या यूज करते थे, एक्स एन इज इक्वल टू एन लेमड़ा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, है ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला था। अगर ये x3 के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे लेमड़ा आ जाएगा और डी आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल डी, है ना। सिमिलरली इसके जैसा फॉर्मूला x5 का आएगा, उसमें क्या आ जाएगा 5, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा लेमड़ा डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि x5 जो है उसमें से अगर मैं x3 माइनस करूं, है ना, तो मेरा जो डेल्टा x का आंसर है वो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है ना। तो सभी वैल्यूज वगैरह पुट करें तो दोनों फॉर्मूला में लेमड़ा डी ओवर स्मॉल डी वो कांस्टेंट रहेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी वैल्यूज वगैरह हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो आता जाएगा।
तो लेमड़ा का जो आंसर है वो कितना दिया गया था क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा। कैपिटल डी का जो आंसर है ना, वो किस में अवेलेबल है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करा हुआ है, तो ये 100 सेंटीमीटर है, पहले उसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में, 100 इंटू 10⁻², और पूरा का पूरा डिवाइड है उसमें, सॉरी ये रह गया हमारा 5-3, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो मुझे अवेलेबल है 1 mm, है ना, तो ये 1 mm को पहले मैं सोल्व करूंगा किस में, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, और मीटर में सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वगैरह आप ठीक से एक बार चेक कर लो, तो अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगी तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आ रहा होगा 1 mm। किसका आंसर आ रहा है, डेल्टा एक्स का। ये जो फिफ्थ और थर्ड जो है वो दोनों फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस हमें मिलने वाला है वो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। Which of these metals having least work function find out among them। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास सीजियम से लेके प्लेटिनम तक का जो पूरा का पूरा टेबल दिया गया है ना, वो टेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर वो टेबल वगैरह की जो वैल्यूज वगैरह है अगर हमें याद रह गई होगी तो उसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीबी दिया गया है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन ए दिया गया है ना, तो पीबी का जो आंसर था वो वर्क फंक्शन मेरे पास अवेलेबल था 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बी में दिया गया है कैल्शियम दिया गया, तो वो आ जाएगा हमारे लिए, कैल्शियम का जो आंसर था वो मेरे पास अवेलेबल था 3.20। उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया, उसमें दिया गया मोलिब्डेनम, तो उसका जो वर्क फंक्शन अवेलेबल था वो मेरे लिए अवेलेबल था 4.17। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी जो अवेलेबल है वो मुझे दिया गया सोडियम, सोडियम Na का जो आंसर है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है 2.14। तो सब में से लीस्ट जो आंसर है वो किसका अवेलेबल है, सोडियम का अवेलेबल है, तो ये मेरा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, सबसे लीस्ट बोला जाए तो याद रख लेना भाई, आगे फ्यूचर में काम आ सकता है, सीजियम का है सबसे लीस्ट, और सबसे हाईएस्ट है वो प्लेटिनम का है। सीजियम का रहेगा 2.14, है ना, कितना रहेगा 2.14, सोडियम का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सोडियम का 2.75, कितना आंसर आएगा इसका 2.75। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ पे नीचे लिख देता हूं ठीक से, 2.75। सीजियम का रहेगा कितना, मैं बोल रहा था अभी 2.14। और दूसरा जब प्लेटिनम के बारे में बात करें तो प्लेटिनम का आ जाएगा हाईएस्ट 5.65। सभी के सभी आंसर जो है वो मेरे रहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में रहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोले, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट, है ना। तो वोल्टेज का जो आंसर है वो वही सिर्फ अवेलेबल है, दूसरा मुझे एच दिया गया है ना। ये जो क्वेश्चन है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर ये क्वेश्चन या इसके जैसा सेम क्वेश्चन जो है वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली अगर याद रखना चाहे तो भी याद रख सकते हैं कि भाई बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, लेमड़ा इज इक्वल टू 12.25 इंटू 10⁻⁻10 मीन्स एंगस्ट्रॉम में इसको लिखा था, और नीचे लिख दिया था वैल्यू किसका, रूट वी का, है ना। रूट वी मतलब यहाँ पे जो 64 दिया गया है उसके वैल्यू हम पुट करें। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, थियरी में आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला था वो मेरे लिए क्या अवेलेबल था, तो लेमड़ा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर था वो अवेलेबल था ईवी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा, ये ई जो है, सॉरी ये वी जो है वो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल। हर बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट देते रहेंगे, तो बोल सकते हो कि लेमड़ा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी के प्रोपोर्शनल में चलेगा। तो बाकी की जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कौन कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एच ओवर अंडर रूट 2m ई, और यहाँ पे आ जाएगा बाजू में ई, ई मीन्स चार्ज की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की 1.6 10⁻⁻19 वो रहेगा। तो इसका अगर आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कॉन्स्टेंट आंसर 12.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो अब आंसर आएगा 12.25 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में क्या जाएगा √v, मतलब √64 का आंसर है वो मुझे मिल जाएगा 8। तो मैं यहाँ पे वो जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरा आंसर है, ठीक है, वो आ जाएगा अप्रोक्स आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 1.53 एंगस्ट्रॉम, जो मेरा बी ऑप्शन है उसके साथ ये जो डेटा है वो वहां पे मैच हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ, चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 21। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट the graph of stopping potential V naught versus frequency nu is straight line। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको याद करना पड़ेगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, है ना। हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे आया हुआ था, है ना। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा था न्यू, और यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया जाता है वी नॉट, है ना, वो मैं यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर रहा था। तो आपको याद होगा कि यहाँ से एक मुझे ऐसे करके लाइन मिल रही थी, वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही थी, और आगे ये वैल्यू यहाँ पे हमें कुछ मिली थी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कैसे रहेगा क्या रहेगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा आया कहाँ से था कि भाई कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो मिलने वाली है हमें, है ना, जब रेडिएशन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फोटॉन्स वगैरह की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट फॉर्मूला हम यूज कर रहे, और ये एच न्यू नॉट जो है इसको आपने क्या लिखा था, फाई नॉट भी लिखा था। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है वो मिक्स में मेजर कर रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में था, लेकिन उसको मैं कन्वर्ट किस में कर रहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा था। और यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू माइनस आंसर आ जाएगा फाई नॉट। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, वी के रिलेटेड आंसर है ना। तो उसके बारे में अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, तो वी नॉट इज इक्वल टू, ये जो वी नॉट है ई वी नॉट इज इक्वल टू, इसमें से वी नॉट ले लो तो आंसर आ जाएगा एच ओवर ई, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा न्यू माइनस फाई नॉट ओवर ई। अगर ठीक से देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जो है वो डेटा मैच कर रहा है। m मतलब स्लोप यहाँ पे जो आने वाला है, तो स्लोप अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे जो स्लोप है उसका आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। वो स्लोप का आंसर मेरे लिए यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एच ओवर ई। तो मैं m इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एच ओवर ई, है ना, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जो किसके साथ डेटा मैच हो रहा है, b के साथ। और ये जो c है कांस्टेंट वैल्यू, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है माइनस फाई नॉट बाई ई, जो वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मींस हो सकता है फ्यूचर में अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आंसर आ जाए कि जो इंटरसेप्ट यहाँ पे होने वाला है वो वैल्यू आपको दे देगा माइनस फाई नॉट बाई ई की वैल्यू। ठीक है, और ये जो स्लोप यहाँ पे मिल रहा है एम का आंसर, वो एम का आंसर क्या हो गया, एच ओवर ई। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो सबसे पहले लाइमन बाल्मर पाशन वगैरह जो पूरी की पूरी सीरीज है उसमें से सेकंड नंबर पे जो है वो हमारा बाल्मर सीरीज आ रहा था, इसलिए सेकंड नंबर पे होते हुए हम इसको वहां पे बोल रहे थे क्या कि n इज इक्वल टू 2 कंसीडर करना था। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 1/λ इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 सेकंड सीरीज होने की वजह से हम इसको लिखते थे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, मतलब ये n2 रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में देख लो, मुझे बोला गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इनफाइनाइट के ऊपर जो भी आपका एनर्जी लेवल रहेगा वहां से सेकंड स्टेट तक उसको आना है ना। n इज इक्वल टू 2 तक, कहां से, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से कहां तक आना है, 2 तक। तब आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस लेमड़ा मिनिमम का जो है आंसर मुझे मिलने वाला है। इट मींस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा n2 इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पे, तो लेमड़ा का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे चाहिए किसके टर्म में, आर के टर्म में चाहिए, चारों के चारों ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 1/λ इज इक्वल टू आर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/4 माइनस 0, तो ये बचेगा इतना ही। तो लेमड़ा का आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4/r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन के साथ डेटा मैच हो रहा है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला, the radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला, what are the radii of n is equal to 4 ऑर्बिट। मतलब ये मान लो
कि एटम में मेरे पास ये न्यूक्लियस अवेलेबल है, इसमें से सबसे इंटरमोस्ट ऑर्बिट है, उसका आंसर जो है वो मुझे यहाँ पे कितना दिया गया भाई, तो 5.3 इंटू 10⁻11, तो ये मेरे लिए आर नॉट का आंसर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियस जो है वहां से एन इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट जो हमारी होने वाली है, एन इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट जो है उसकी जो रेडियस है वो कौन सी हो, उसका जो आंसर है वो मुझे कितना मिलेगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, और ये मुझे आंसर मिल जाएगा एन इज इक्वल टू 4 का। ठीक है, तो इसके लिए जो मुझे रेडियस मिलने वाली है उसका जो आंसर है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया था, तो आपको याद होगा तो रेडियस का जो फॉर्मूला मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई पावर पाई एम ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरे फॉर्मूला में अगर मैं देखूं तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी वैल्यू मेरे लिए अभी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा रेडियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलेगा, एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मुझे फाइंड आउट करना है R4 का आंसर, तो मैं रेशियो ले लू R4 बाय R1 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा N4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। इसमें से मुझे यहाँ पे R4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू N4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। सभी वैल्यूज वगैरह यहाँ पे पुट करते जाइए। चलो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, R1 का आंसर कितना लेना है, तो 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू N4 का जो आंसर है मीन्स 4 का मुझे ले लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू कितना लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा N1 मतलब 1 आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो रेडियस का R4 का जो है वो आंसर मिलेगा अप्रोक्स 8.48 इंटू 10⁻10 मीटर। ये जो डेटा है ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलो अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हाइड्रोजन की मुझे कितनी दी गई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, के इज इक्वल टू ईवी नॉट। ठीक है, तो ईवी नॉट मतलब मेरे पास जो ये आंसर अवेलेबल है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे किसके इक्वल में इसको पुट कर सकता हूँ, टोटल एनर्जी जो मुझे ई मिल रही थी उसके इक्वल में पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो मुझे कितनी दी गई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे दिया गया। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल में हो रही है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी के साथ जो है ये डेटा यहाँ पे मैच हो रहा है। सिमिलरली आपको याद होगा कि याद रखना है कि आगे फ्यूचर में भी आपको काम आएगा कि रिलेशन जो था वो क्या था, मेरा E इज इक्वल टू माइनस के ई था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा था आंसर मेरा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का रिलेट था वो था E इज इक्वल टू U/2। याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे पॉजिटिव थी, है ना, उसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी के साथ गए हम, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल प्रोड्यूस फॉर अ गिवन फॉलोइंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर बोला गया है 235 और ये 1, तो ये हो जाएगा 236। उसका जो सम है वो किसके इक्वल में होना चाहिए यहाँ पे, तो ये तो 236 हो गया, आगे 144 दिया गया मास नंबर के साथ, उसका डेटा मैच होना चाहिए, 89 हो गया, प्लस कितने न्यूट्रॉन्स आने वाले तो वो पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू में एक्स पुट कर दूंगा क्योंकि x इंटू 1 मतलब वो सिंपली x ही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको सोल्व करें 144 प्लस 89 हो जाएगा 233। चलो तो x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 236 माइनस 233, तो x का आंसर आ जाएगा आपका 3, मतलब 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो वो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा ए। अगर थियरी में क्वेश्चन पड़ा होगा तो डायरेक्टली आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को हाफ लाइफ के बारे में है ना, तो ये क्वेश्चन को हम जाने देंगे क्योंकि ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्या बोल रहे हैं,
व्हाट शुड बी द रेटिंग फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हेवी न्यूक्लियस? अगर स्टेबिलिटी ऑफ हेवी न्यूक्लियस चाहिए तो जब मैं यहाँ पे बात करूं कि जिसका नंबर Z इज लेस देन 20 होगा, है ना, वो सब कुछ किस में गिने जाते हैं? लाइटर न्यूक्लियर में। और जो Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20 है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? हेवियर न्यूक्लियस में वो मुझे यहाँ पे गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर Z इज लेस देन 20 है तो आपको याद होगा उसका जो आंसर लेते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके नंबर्स दोनों के कैसे रहते थे? सेम रहते थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन 20 में चले जाए तो ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा था? अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा था। अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ने का रीजन क्या था? कि यहाँ पे जो हमें रेशियो मिलने वाला है ना, वो जो रेशियो में मिलने वाला है वो रेशियो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 1.25 रेस टू 1 के ऊपर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये रेशियो जो है वो 1 से ग्रेटर हो जा रहा था, मतलब अनस्टेबिलिटी वहां पे बढ़ रही थी न्यूट्रॉन्स बढ़ने की वजह से। ठीक है, रेशियो वहां पे मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसके साथ अप्रोक्स जो आंसर है वो मेरा मैच होगा 1.25 1.1 देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो अप्रोक्स मेरे पास यहाँ पे मैच हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑप्शन ए जो है वो मैच होगा। ये 1.25 से बढ़ के मैक्सिमम जा सकता है 1.5। 1.5 मतलब 3/2, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर वहां पे ए मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। चलो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप ईजी फॉर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड टू फॉर्म अ एलईडी टू प्रोड्यूस अ रेड लाइट कलर? वैसे देखा जाए तो एलईडी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो पूरा थियरी में से हटाया गया था। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था एनर्जी के लिए? hc/λ। ठीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना पड़ेगा? ये जो लेमड़ा है उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी 6500 एंगस्ट्रॉम। बाकी तो एच और सी की वैल्यू है वो तो आपको पता है, अब इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जो हमारा ऑप्शन ए के साथ डेटा मैच हो रहा है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, हमारा काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर दैट? याद रखना है कि जब हाफ वेव आए तो उसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी दी जाए वही उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे फुल वेव आए, है ना, तो फुल वेव आएगा तो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका डबल यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, है ना। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको बोला जाए कि 60 हर्ट्ज है तो ये उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो डबल कितना हो जाएगा? तो 60 इंटू 2, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 लाना है, वो उतना मेरा आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 इंटू 2 मतलब कितना आंसर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? 120 हर्ट्ज। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोले थे सर ये आंसर 60 इंटू 2 ही क्यों हुआ? तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो सिग्नल यूज करा था, है ना, वो जस्ट लाइक ऐसा कुछ दिख रहा था, है ना। ये मैंने किसके लिए बात कर रहा है भाई? हाफ वेव के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरा इनपुट सिग्नल था, है ना, तो उसका आउटपुट सिग्नल है वो आपको याद होगा कैसा मिल रहा था? तो भाई जो ये पॉजिटिव साइकिल आ रही थी, है ना, पॉजिटिव साइकिल का ही मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा था, और नेगेटिव जो है वो वेव वहां पे नहीं आ रहा था। फिर से यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा था? पॉजिटिव का मिल रहा था, और नेगेटिव है फिर से वहां पे कैंसिल आउट हो रहा था। तो पूरी की पूरी हाफ साइकिल, मतलब यहाँ से अगर इतना पार्ट देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ काम कौन कर रहा है? यहाँ का हाफ पार्ट, और दूसरे वेव में भी कौन कर रहा है? हाफ पार्ट कर रहा है। तो देख सकते हो कि आउटपुट में भी क्या मिल रहा है? हाफ पार्ट, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? हाफ पार्ट। मतलब कितने सिग्नल का हाफ आया, और यहाँ से यहाँ तक का जो सिग्नल मेरा मिल रहा है ना, उसका भी हाफ पार्ट आया। मतलब ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज होगी, है ना, तो नीचे की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 60 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि जितने वेव ऊपर काम में आ रहे हैं उतने ही वहां पे मुझे नीचे आउटपुट में मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? तो जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 डायोड अवेलेबल होंगे। एक डायोड D1 हो जाएगा, दूसरा डायोड D2 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? मिलेगा आउटपुट मिलेगा। तो D1 को अगर मैं ऐसे पॉजिटिव साइकिल से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं तो ऐसे करके ये D1 का ग्राफ है, तो आपको पता होगा D2 का जो ग्राफ है इसके ऑपोजिट में मिल रहा था, नेगेटिव साइकिल आ रही थी उसकी वजह से।
ठीक है ना। तो ये मेरा नेगेटिव का ग्राफ हो गया। अब क्या होगा, आपको पता होगा जब आउटपुट यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब 100% वेव जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। वो आपको याद होगा कि कहाँ से मिल रहा था, ये जो फर्स्ट मिल रहा था वो मुझे D1 से मिल रहा था, सेकंड है वो मुझे D2 से मिल रहा था। क्यों, D1 जब पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट में आंसर मिलेगा, और नेगेटिव आएगा तो इसका आंसर चला जाएगा। अब ये नेगेटिव का आंसर नहीं आएगा, किसका आएगा, पॉजिटिव का। तो सेकंड है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, D2 के बारे में। अब देखो इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बोल दूं 60, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 60 हर्ट्ज। लेकिन अब देखो यहाँ पे काम में कौन आ रहा है, इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट, ये नेगेटिव वाला, सॉरी पॉजिटिव वाला है ना, D2 का। तो दोनों में से हाफ पार्ट है वही मुझे काम में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आउटपुट है वो सिर्फ 50% है। कितना है, 50% है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, इन दोनों का कंबाइन होकर जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो मुझे कितना मिल रहा है, 100%, मतलब 50 का डबल, मतलब कितना, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, 120 हर्ट्ज का आंसर है वो हो जाएगा। मतलब डबल यहाँ से जो मिल रहा है उसका डबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये D2 जो है उसका भी आउटपुट यहाँ पे ऐड हो चुका है, मतलब 50% वो बढ़ गया है। तो 50%, 50%, 50% ये कंटिन्यूसली आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगी तो एक साइकिल में यहाँ पे कितना मिल रहा है, हाफ मिल रहा है ये वाला, और यहाँ पे हाफ मिल रहा है। ठीक है ना, तो 50-50% आ रहा था। लेकिन अब ये दोनों हाफ हाफ कंबाइन हो गए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पार्ट दिया गया उसमें, तो भाई ये आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 100% मिलेगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी है जो डबल हो जाएगी। तो याद रख लेना है भाई, हाफ वेव में क्या करना है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी वही उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना, वो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इट मींस यहाँ पे जो आंसर डी दिया गया था वो मेरे आंसर के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, अगर आप JEE के और नीट के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन है वो आपको आता होगा, आई नो। चलो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, वो क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें बोल रहे हैं फॉर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक बीच में बहुत है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड ऑन द इक्वेटोरियल एट डिस्टेंस y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a आर सेम। ठीक है, तो रेशियो जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में जो बोला गया उसके ऊपर से मैं अगर देखूं तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एक्सियल वाला जो लाइन है वो यहाँ कहीं पे आ रहा है, ये P पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटेंसिटी और यहाँ का जो इक्वेटोरियल बनेगा, ठीक है ना, ये वाला, तो इस पॉइंट को मैं अगर बोल दूं कि ये P डैश है ना, तो ये डाइपोल की वजह से P डैश पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलेगी उतनी इंटेंसिटी मुझे यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर मिल रही है ना। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि x इज ग्रेटर देन a, मतलब ये जो शॉर्ट डाइपोल है ना, ये जो आंसर 2a कंसीडर कर, उससे ज्यादा डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे दिया गया। कौन सा डिस्टेंस है, वो x डिस्टेंस है वो दिया गया। सिमिलरली यहाँ पे ये जो y डिस्टेंस है वो दिया गया है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करता था, तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp ओवर r क्यूब। r मुझे कितना लेना है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, तो वही लेना है x का क्यूब। सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला इसके लिए सिमिलर फॉर्मूला था, लेकिन 2 निकल जाएगा तो वहां पे आंसर आ जाएगा kp डिवाइडेड बाय y क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मुझे चाहिए x और y का रेशियो है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब ये दोनों इक्वेशन जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों एक ही है, तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कुछ ऐसा आंसर देखने को यहाँ पे मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। तो यहाँ पे ले लो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू 2⁻1। अगर रूट क्यूब हटा देंगे तो सामने की साइड वो क्यूब रूट आ जाएगा, एक्स इज इक्वल एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू, मुझे क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 2 ले लेना पड़ेगा और नीचे 1 है उसका तो क्यूब रूट निकालो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, आंसर तो 1 ही आएगा। तो इसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे डेटा जो है वो मेरा मैच यहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर बढ़ते हैं। As shown in the following figure, an electron falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो NCERT एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन यहाँ पे
दिया गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई एक डिस्टेंस जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ले रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर ले रहा है यहाँ से यहाँ तक फॉल करने में, जिसने मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ट्रैवल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है वो भी मेरे पास अवेलेबल है 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो ये दो चीजों की वजह से यहाँ पे नीचे आ रहा है। फर्स्ट तो उसका जो मास होगा उसकी वजह से इसके ऊपर लग रहा होगा mg, उसकी वजह से नीचे आएगा। दूसरा, अब ये है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा। मतलब जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इट मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। और दूसरा इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, क्यू लग रहा है ना। तो इसमें से mg की जगह पे एक्सेलरेशन जो लेना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, ma, और ये आ जाएगा QE। ठीक है, इसको अगर आप इक्वल करेंगे, दोनों इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा A = QE/m। इसमें सब कुछ वैल्यूज वगैरह जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। Q की जो वैल्यू है मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ई का जो आंसर है मुझे बोला गया था 2 × 10⁴ और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा मास। तो मास जो है वो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करना है, तो वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहती तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार वैल्यू ना भी दी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो दी जाएगी, तो आपको कोई वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये चार्ज की वैल्यू मेंशन करी और ये मास की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी थी, तो हमें कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होने वाला था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्स कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.52 × 10⁻15 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो ये जो है आंसर मेरा किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, हाँ चलो अब आया मेरा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं भाई कि मेरे पास यहाँ पे 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स अवेलेबल है जो एक दूसरे के साथ कैसी है, पैरेलल है। तो अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, एक प्लेट कंसीडर करनी है, ये मेरी होगी प्लेट नंबर 1 है ना, और ये दूसरी यहाँ पे मेरे पास प्लेट अवेलेबल है, ये है मेरे लिए प्लेट नंबर 2। क्या करना है, तो भाई ये दोनों के ऊपर है ना, दोनों के ऊपर क्या है, सरफेस डेंसिटी और सेम साइन की है। सेम साइन मतलब क्या कि अगर इसके ऊपर मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं तो इसको भी मुझे पॉजिटिव कंसीडर करना है। लेट सपोज के बोल देते कि भाई पॉजिटिव है, चलो तो सिग्मा पॉजिटिव है ना। तो अब ये दोनों सरफेस डेंसिटी जो है पॉजिटिव है, लेकिन आपको याद होगा कि अगर ये प्लेन शीट मेरे पास अवेलेबल है, 2 मेटल प्लेट्स अवेलेबल है, तो चार्ज दोनों सरफेस के ऊपर मतलब लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो सरफेस है दोनों के ऊपर इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर मैं यहाँ पे क्यू कंसीडर करूं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा Q/2 और यहाँ पे हो जाएगा Q/2। उसकी वजह से सिग्मा का जो वैल्यू था, सिग्मा का वैल्यू क्या हम कंसीडर करते थे, Q/A। तो यहाँ पे Q/A आंसर में कंसीडर करूं तो Q कितना हो जाएगा, Q/2A आंसर मेरा आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल जो डेंसिटी थी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा डेज = सिग्मा/2। मतलब हाफ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और हाफ पार्ट यहाँ पे जाएगा। सिमिलर सेकंड प्लेट के लिए भी हम ऐसा आंसर वो लिख सकते हैं। इट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा मेरा सिंगल साइड के लिए, मतलब कोई एक लेफ्ट साइड या राइट साइड के लिए मेरा आंसर है वो सिमिलर आ जाएगा। EL = ER = सिग्मा/2ε0। 2 आया, उसका रीजन क्या है कि सरफेस डेंसिटी वो हाफ डिवाइड हो रही है, मतलब हाफ पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है और दूसरा जो हाफ पार्ट है चार्ज का यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब Q/2 और Q/2 की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो तो इसकी जो सरफेस डेंसिटी है पॉजिटिव साइन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लेट्स की राइट साइड की और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव है, उसकी वजह से लाइन ऐसी बन रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन बनेगा सिग्मा पॉजिटिव और यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब आउटर की बात छोड़ दे
और क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्लेट के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ई की जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देख सकते हो कि यहां से फर्स्ट प्लेट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट प्लेट में से भी सिग्मा आएगा मेरे पास वहां पे, और दूसरा जो सेकंड प्लेट यूज कर रहा हूं है ना, उसका भी सिग्मा मेरा वहां पे आएगा। तो ये एक्चुअल में सिग्मा क्या था मेरे पास फॉर्मूला, तो उसका था आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा यहाँ पे सिग्मा 2 और सिग्मा 1 बोलते थे। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, क्या कि E इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जो वैल्यू है वो मेरे पास अवेलेबल है कितनी, तो 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 22, और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85। आपको इसको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, 2 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो ए आंसर जो है वो मेरा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा, है ना। अप्रोक्स इसको आप कट कर सकते हो यहाँ पे 2 के साथ, अप्रोक्स विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 इंटू माइनस 22 माइनस 12, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 2 इंटू 10 पावर माइनस 10। इसलिए बोल रहा था आंसर ए के साथ मैच हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहे हैं, which of the following option gives the dimension formula of electric potential। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है। कैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड था, वो फॉर्मूला में यूज कर रहा था V बाई आर के फॉर्म में, तो एक ये फॉर्मूला से भी हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरा जो फॉर्मूला है वो इससे भी इजी है, क्या ले सकते हैं, तो मेरा फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। तो इससे भी सोल्व हो सकता है। अब दोनों कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, तो मैं ये फॉर्मूला से अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ओवर Q, है ना। तो वर्क डन मतलब हम इसको हम जूल में कंसीडर करते हैं, जूल मतलब न्यूटन, और न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा Q चार्ज। तो चार्ज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इंटू T, ठीक है ना। ये इसके जैसे बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो भैया डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह एक बार याद नहीं रहते तो चेक कर लेना, आपका आंसर वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे न्यूटन मतलब हम फोर्स के बारे में बात करें, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब m1 L1 T माइनस 2। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे I है, I को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एम्पियर से, और टाइम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा T1 से, मतलब सेकंड में जो हम गिनते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, सबकी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करते जाओ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे m1 L1 T माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में L1, नीचे क्या आ गया, तो a पावर 1 आया, और यहाँ पे दूसरा आया t पावर 1। इसको अगर ठीक से आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे m1 L2 t माइनस 3, क्योंकि ये प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये a1 है पॉजिटिव है, ऊपर चला जाएगा तो a का पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर है हाँ ये रहा, ऑप्शन डी के साथ जो है वो मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है। अब ठीक से ध्यान देना, ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ना, पहली नजर में आपको क्या फील हो रहा होगा कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तो ये सी हट जाएगा, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे करंट आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में से करंट आ रहा है, उसी पॉइंट के साथ जंक्शन बना रहा है ये पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल वगैरह वहां पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा केस बनाएगा कि यहाँ पे जहां से कहीं से करंट आ रहा है वो इक्वल दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो, है ना, और यहाँ पे फिर से जो जंक्शन बन रहा होगा, है ना, तब जाके बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो हट जाएगा और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आएगी, और ये दोनों जो कैपेसिटर मुझे दिए गए, है ना, ये और ये दोनों केस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे मुझे C प्लस सी, मतलब इसका आंसर मिलेगा C/2, और इसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा C/2। ठीक है,
तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा C/2 और C/2 पैरेलल में किया जाए तो C/2 प्लस C/2 मतलब इस पार्ट का, मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पे बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं अगर बोल रहा हूं O, तो मुझे COB का जो आंसर मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, C/2 प्लस C/2। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद नहीं है, तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला याद दिला दूं। यहाँ पे C इक्विवेलेंट हम यूज कर रहे थे कितना, 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, क्या था, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो रहा था, बिल्कुल ऑपोजिट है, किससे, ऑपोजिट किससे है भाई, तो ऑपोजिट है जो रेजिस्टेंस में हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं सीरीज पैरेलल, उससे बिल्कुल ये ऑपोजिट में वर्क करेगा, ठीक है। तो सीरीज में पैरेलल का पैरेलल में सीरीज में लगा दिया तो आंसर है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो अब ये जो OB है वो मेरे लिए यहाँ पे आ गया है, COB का आंसर कितना मिला, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 करेंगे तो। चलो दूसरी तरफ चलो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है ना। उसके बाद ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर से C/2, इसका भी आंसर हो जाएगा C/2। अब 3 कैपेसिटर है वो मेरे साथ यहाँ पे पैरेलल में है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा C/2 प्लस C/2, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, 2C। तो CAB अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, CAB लेने के लिए तो ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करने का 1/AO प्लस 1/COB, ठीक है। इसको लिखो 1/2C प्लस 1/C। इसको ठीक से सोल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा C इक्विवेलेंट मतलब CAB का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे किसके इक्वल में मिलेगा, हाँ, तो CAB इज इक्वल टू मुझे आंसर मिलेगा 2C² डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3C, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये C का स्क्वायर है, इस C के साथ यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 2 के साथ C का जो आंसर हो कितना दिया गया, 3 माइक्रोफेराड है ना। तो माइक्रोफेराड को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, और डिवाइड में क्या लिख देता हूँ 3, तो ये 3 भी कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 2 माइक्रोफेराडे जो है मेरा ऑप्शन बी के साथ वो डेटा मेरा यहाँ पे मैच कर रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो भाई पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारी थियरी दी गई थी हमें किसमें, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जब पार्ट आया था वहां पे जब पोलराइजेशन हो रहा था वहां पे हमने वहां पे 2 पार्ट देखे थे, एक पार्ट किसका आ रहा था, पोलर का आ रहा था, और दूसरा आ रहा था नॉन पोलर का, है ना। तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस बेसिक था कि जब पोलर मॉलिक्यूल्स हम जब बात कर रहे थे तो वहां पे HCl ले रहे हो या H2O ले रहे हो, तो वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे रहेंगे, H के O के जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेंगे वो वहां पे एक दूसरे के साथ वहां पे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सेपरेशन वहां पे दिखेगा। और नॉन पोलर में क्या हो रहा था वहां पे कि वो एक दूसरे के साथ अपना जो स्फीयर का जो पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा तो ऑप्शन बी का जो डेटा होगा वो आपको याद आएगा। HCl और H2O जो है वो हम किस में गिन रहे थे, उसको पोलर में गिन रहे थे, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे करके हम वहां पे दिखा रहे थे उसको, ठीक है। चलो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं, एग्जाम्पल से वो आपको याद रखने पड़ेंगे पोलर और नॉन पोलर के, ठीक है। अब क्वेश्चन जो देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर द विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब आर की कोई एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कब, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाए, है ना। तो वो जो सर्किट है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 लूप अवेलेबल है ना, एक ये लूप अवेलेबल हो गया, दूसरा ये लूप अवेलेबल हो गया, और तीसरा लूप है वो पूरा का पूरा लूप है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए मुझे KVL का जो रूल है वो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज रूल। मतलब लूप में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स वगैरह आपको मेंशन करना है तो कर सकते हो, मैं अपने आप से यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, आपको नाम कुछ भी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, ये ABC
मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया डी, इसको मैंने बोल दिया है ई, और मैंने इसको बोल दिया है एफ। ठीक है ना। तो देखो, कितने भी आप लूप बनाओ, याद रखना है कि जितने भी लूप आए उसमें से पूरी की पूरी बैटरीज जो है वो इंक्लूड हो जानी चाहिए, और जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी वहां पे इंक्लूड हो जाने चाहिए। वैसे वहां पे लूप ले लेने हैं आपको, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फर्स्ट लूप में अगर कंसीडर करूं तो ये बाहर वाला जो लूप है ए बी सी डी ई एफ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लूप है वो कंसीडर कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो बैटरी आ रही है ना, तो दोनों बैटरीज जो है उसका पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप यहाँ से देखोगे ए टू सी आओगे तो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे दूसरी जो बैटरी है वो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, मतलब ये ऑपोजिट कनेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, बैटरी है ना ऑपोज करने वाला शो कर रहा है। तो इट मीन 12 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ये 10 वोल्ट किसके इक्वल में आएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बीच में कितने आ रहे हैं, तो एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है, कौन सा 500 ओम वाला। तो उसमें से करंट कितना पास हो रहा होगा, टोटल करंट आई पास हो रहा होगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे निकाल लू, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 500, तो बोल सकता हूँ 1/50 एम्पियर है वो मेरा आंसर है, वो आ चुका है ना। लेकिन अब याद करो, क्वेश्चन में मुझे आई फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दूसरा जो लूप अवेलेबल है ना, दूसरा लूप में कौन सा लिख सकता हूँ, तो ये वाला जो लूप है फर्स्ट लूप है उसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसमें ये जो आर है वो इंक्लूड हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्यों नहीं कंसीडर करा, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है, गैल्वेनोमीटर है उसमें से तो करंट कितना पास होगा, जीरो, तो मतलब ये भी कोई काम का नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से मुझे कोई आंसर यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं लूप जो है फर्स्ट लूप है उसी को कंसीडर करूं, मतलब मैं कौन सा लूप यहाँ पे कंसीडर करूंगा, ए बी ई एफ ए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस लूप को कंसीडर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है मुझे कितने ले लेने हैं, 12 वोल्ट ले लेने। उसके आगे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 वोल्ट लेने के बाद इज इक्वल टू मुझे चाहिए आई आर, आई का आंसर कितना मिल रहा था, 1.50 मिल रहा था, और आर कितना मिलेगा, तो सीरीज में है 500 और आर, तो 500 प्लस आर। बेसिक हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, ये हर बार आपको याद रखना है। तो V मतलब 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और I मतलब 1/50 मैंने लिख दिया, और R मतलब R इक्विवेलेंट कितना है, तो ये दोनों सीरीज में 500 और R, है ना, ये दोनों सीरीज में, इसलिए मैंने दोनों का डायरेक्टली वहां पे सम कर दिया। पैरेलल में होते तो यहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होती, तो हम ऐसा इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 प्लस आर, आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी, तो कितना आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा, 1250 मतलब 600, और माइनस ये प्लस टर्म इसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया तो आर का जो आंसर है मुझे मिलेगा 100 ओम। चलो, तो ये जो है मेरा जो डेटा सी है, ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है आंसर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एज फॉलोइंग फिगर 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। अब कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है। क्या करना है, एक साइड की जो रेडियस हो मुझे कितनी दी गई है, 3r दी गई, और एक साइड की जो रेडियस हो मुझे r दी गई, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ए के पास 3r और पॉइंट बी के पास r रेडियस है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी पॉइंट ए के पास और बी के पास होगी, उसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब रेशियो जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल था। इसमें से अगर आप देखोगे तो करंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ चार्जेस जो पास होने वाले वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वेरिएबल है एक ही बचेगा, कौन सा, एरिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं VDA के बारे में सोचूं, कौन सा पॉइंट VDA के बारे में सोचूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/A, मतलब यहाँ पे आंसर ले लेना पाई, और रेडियस जो है वो मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 3r है, उसका स्क्वायर है। ठीक है। सिमिलरली अगर VDB के बारे में चाहूँ तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुझे लिखना पड़ेगा 1/,
पाई आ जाएगा और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा r का स्क्वायर, है ना। तो रेशियो मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए और बी के बारे में, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वीडी ए डिवाइडेड बाई वीडी बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा वीडी बी का जो आंसर है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा पाई 9 आर स्क्वायर, पाई पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 1:9। तो ये जो डेटा है वो मेरा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो आइडिया आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है ना। तो मैं इसको क्वेश्चन को हटा सकता हूं, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि भाई सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस आर अवेलेबल है, करंट जो है वो यहाँ पे कितना पास हो रहा है, तो करंट आई जो है वो यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। करंट आई इतना पास हो रहा है। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। तो बहुत ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एन आई ए, है ना। अब सर्कुलर लूप है, मतलब n इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पे m इज इक्वल टू सिंपली मुझे फॉर्मूला में आंसर मिल रहा है आई ए। अब सेंटर ऑफ द लूप है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अब हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है उसमें से मुझे करंट की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं निकाल लूं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो B दिया गया है ना, तो I की जो वैल्यू है मैं यहाँ से निकाल लूं तो I की वैल्यू आ जाएगी 2br डिवाइडेड बाई 2br डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा म्यू नॉट। अब ये आंसर को मैं अगर यहाँ पे ले आऊं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, तो m इज इक्वल टू 2br डिवाइडेड बाई हो जाएगा म्यू नॉट और मल्टीप्लीकेशन में एरिया सर्कुलर लूप होने की वजह से आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको ठीक तरीके से लिखो तो 2 पाई बी आर क्यूब और नीचे डिवाइड में आ जाएगा म्यू नॉट। तो ये जो है मेरा आंसर ए है उसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये जो है वो हमारा पेपर है 2021 का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू। और अब हम 2022 का जो पेपर है वो आगे हम सोल्व करेंगे, उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को आगे मिल जाएगी।